बुखार की हालत में भी रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी सुधा को देखकर राम प्रकाश जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले उनके बेटे अमित ने जो कुछ भी कहा वो एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वे सोचने लगे कि जब वो स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो सब कुछ कितना अलग था। अमित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दिया करता था। हमें अपने बेटे पर कितना विश्वास था। हमें तो यही लगता रहा कि अमित हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, परंतु अब एक बीमारी के बाद सब कुछ बदल गया। क्या इसलिए कि अब मैं पैसे नहीं कमा सकता? दरअसल कुछ दिनों पहले जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिसमें काफी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद राम प्रकाश जी घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयां लाने के लिए कहा तो बेटे ने स्पष्ट साफ जवाब दे दिया, पिताजी, मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वे सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयां ला दूंगा। और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी ये बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी, मूवी शुरू हो जाएगी, निकल गई तो मजा नहीं आएगा, बहू सीमा बोली। तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, हाँ पापा चलो ना, और आज खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अमित अपनी बेटी के साथ लाड़ लड़ाते हुए उसे गाड़ी में बिठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई सुधा जी सोचने लगी कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाई लेकर आते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी, और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे को अपना वीकेंड बनाना हमारी दवाइयों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी डिनर बनाकर कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, न जी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकलवा लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल मैं ही टहलता हुआ चला जाऊंगा और दवाइयाँ ले आऊंगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी अनु थी। 5 साल पहले बेटे का और बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था राम प्रकाश जी को रिटायर हुए, और 1 साल में ही वे अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था, उस समय वे अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी। लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वो परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुधा पर ही छोड़ रखी थी, और सुधा जी हमेशा से यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने भी उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के संग घूमने फिरने चला गया था। घूम कर आए तो उनकी बहू सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी।
लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय उन्होंने ये बात ये सोच कर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। उसके 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बनाकर दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को अमित के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार ऐसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद अनु भी उससे मिलती थी तो वो उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। अनु ने भी महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन में बहुत खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई न कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वे अपनी रिटायर्ड जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राम प्रकाश जी को दिल में दर्द की शिकायत हुई और अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ में ही खत्म हो गया उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयां लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयां लेकर घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि हलवाई की दुकान पर जलेबियां तली जा रही थी। सुधा को जलेबी बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। ये सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती देखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी ले आया था। ये सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों से ये लेकर आया हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए कोई सफाई देनी चाहिए। पिताजी, ये फालतू के खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ पड़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू के बात करने के अंदाज से और उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। कैसी बात कर रही हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए? सुधा जी ने कहा, हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो।
उधर सुधा जी को ये सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डट कर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ही दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वे रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर निकल गया तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी, अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? ये घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वो आपके बेटा बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी को बहुत हौसला दिया। लेकिन जब वो चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रहीं और अमित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खा कर आते। राम प्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। वे रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी जब भी पूछती तो यही जवाब देते, वक्त आने पर बता दूंगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो घर पर ये सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज क्या कोई पार्टी है जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? अमित ने पूछा तो राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र रखो, लो जलेबियां खाओ। जब सब लोग पहुंच गए तो राम प्रकाश जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तब राम प्रकाश जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े, निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि अब मैं किसी पर बोझ भी नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे बूढ़ा और बेकार कहने की। ये सब कहते हुए राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी लगवा दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पीकर उन्हें बधाइयां देने लगे। जब सब लोग चले गए तो राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बार शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर मेरी तनख्वाह से ही चलता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। तुम तो जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की ये बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वो बेहद शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। राम प्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में वो लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब ये बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर अमित जड़ रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी के खर्चे अलग। अमित ने इशारों ही इशारों में अपनी पत्नी सीमा को माफी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर सुधा जी बोली,
अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्रिय है। फिर राम प्रकाश जी बोले, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं, इस मकान पर हमारा ही हक रहेगा, और जब हम में से कोई एक अकेला रह जाएगा तो उसकी सेवा का जिम्मा सिर्फ तुम्हारा होगा। ये मकान तुम्हें मिलेगा या नहीं, वो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सेवा पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें किराए के मकान में रहना होगा। आज अमित और सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों, आत्मनिर्भर होना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करती है। राम प्रकाश जी रिटायरमेंट और बीमारी के बावजूद बेटे बहू के अपमानजनक व्यवहार का सामना करते हैं और नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बनते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहने की बाध्यता से मुक्त करती है, जिससे आत्मसम्मान बरकरार रहता है। आत्मनिर्भरता आर्थिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करती है। राम प्रकाश जी अपनी और सुधा जी की जरूरतों को स्वयं पूरा करते हैं, जिससे उन्हें अपमान सहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी मेहनत से कमाया पैसा न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आत्मनिर्भरता चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। राम प्रकाश जी उम्र और स्वास्थ्य की बाधाओं को पार कर नई शुरुआत करते हैं, जो प्रेरणा देता है कि मेहनत और दृढ़ता से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। साथ ही आत्मनिर्भरता रिश्तों में संतुलन लाती है। ये व्यक्ति को बोझ बनने से बचाती है और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि आत्मनिर्भरता स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का आधार है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।